हम लोग बॉटनी के पेपर फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर के यूनिट 1 में कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन को समझा, उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर को जाने। आज इसके तीसरे कंपोनेंट यानी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो बच्चों, जब एक बार पौधा की पहचान हो गई और उसका एक वैज्ञानिक नाम रख दिया गया, उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट आता है उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो बच्चों जरा सोचिए, इस धरती पे लाखों प्रजातियां मौजूद है। अगर हम एक एक जीव को अलग से याद करने बैठेंगे तो हम लोग का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। उसी उलझन को सुलझाने के लिए नेचर और टेक्सोनॉमी में एक ग्रुपिंग किया गया। इसमें एक ढांचा तैयार किया गया जहां समान लक्षणों वाले पौधों को एक साथ रखा जाए और जो उससे थोड़ा अलग हो उनको अलग ग्रुप में। इस तरह से क्या होता है बच्चों, इस तरह से हम जीवों को जानना आसान हो जाता है। वो किस ग्रुप का है, कैसे आया, उसका एवोल्यूशन सब कुछ समझना आसान हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन का है, क्लासिफिकेशन एक अरेंजमेंट है किसका, ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। इनको ऑर्गेनाइज करना है किसमें, ग्रुप्स में करना है। और वो ऑर्गेनाइजेशन हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए आप 4 मसाला खरीद के आए, अब चारों मसालों को मिलाना नहीं है, अलग अलग डिब्बों में रखना है। तो इस अलग अलग ग्रुप में हम लोग रखेंगे, जो सबसे सिमिलर होंगे उनको पास में रखते हैं और उनका एक रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये जीवों को उनकी समानता पर, आपसी संबंधों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में व्यवस्थित करने का एक विज्ञान है, जो एक कला भी है। तो बच्चों फिर सवाल उठता है कि क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो इतने धरती पे फैला हुआ विशाल बायोडाइवर्सिटी है उसको व्यवस्थित करते हैं। नहीं तो हम लोग लाखों प्लांटों को कभी समझ ही नहीं सकते। दूसरा है फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी नए या अज्ञात जीव की पहचान करने की प्रक्रिया को ये बेहद सरल बनाता है। अगर हमको पहले से पता हो ये कैरेक्टर इस प्लांट का होता है तो नया प्लांट का कैरेक्टर मिलेगा, तुरंत उसको सही ग्रुप में हम लोग डाल देंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्ट एवोल्यूशन। ये जीवों की उत्पत्ति और विकास को दिखाता है कि कैसे रिलेटेडनेस है, कैसे हम धीरे धीरे विकास किए हैं। अगला है प्रेडिक्ट कैरेक्टरिस्टिक। इसके द्वारा हम किसी ग्रुप के पौधे को देखकर उस पूरे ग्रुप के अन्य जीवों के उस पौधों के सटीक अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पौधा मिल गया जो ट्री जैसा है तो हम उसको ट्री ग्रुप में डायरेक्टली डाल सकते हैं, हर्ब हुआ तो हर्ब में और सर्ब हुआ तो श्रब में। अब टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, ये हमारे मशहूर वैज्ञानिक लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। तो बच्चों इस शानदार जो हायरार्की है, इसमें क्या होते हैं, 8 मेजर कैटेगरीज होते हैं। ये एक व्यवस्था बनाया गया है, जैसे मकान में नीचे ऊपर फ्लोर होते हैं उसमें कमरे होते हैं, उसी प्रकार टेक्सोनॉमी को क्या किया, एक हायरार्की सिस्टम दिया गया, एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें टोटल कितने श्रेणी है, 8 कैटेगरीज है। और इनको एक निश्चित क्रम में घटते हुए या बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, डोमेन, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में आता है स्पीसीज। तो बच्चों ये सब क्या है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये एक हायरार्की है, एक ऑर्डर बनाया गया। जैसे आप छोटे थे, बच्चे थे, उसके बाद आप बड़े होके जवान बने, फिर आप एडल्ट बनेंगे, फिर मैच्योर होंगे, फिर एक दिन वृद्धावस्था आएगा। तो ये क्या करते हैं, लाइफ की हायरार्की है। वैसे ही टेक्सोनॉमी की भी एक हायरार्की है। तो बच्चों अगर इस डायग्राम को आप लोग देखो तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखेंगी। ये ऐसा ही क्यों बना हुआ है, इसको उल्टा क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं, ये इसी तरह व्यवस्थित क्यों है। तो ये जो इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हायरार्की है। ये क्या हो रहा है, ऊपर बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे नीचे आने पर क्या हो जा रहा है, ये सकरा हो जा रहा है। यानी सबसे ऊपर जो होगा उसमें क्या होंगे, अरबों जीव होंगे, लेकिन नीचे नीचे आते आते जीवों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ये एक बात तो ये हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें दो रूल है, इसको क्या कहते हैं, दो रूल है। एक क्या कर रहा है, शेयर जो ट्रेट है वो इंक्रीज करता है नीचे जाने पर, जैसे हम लोग डोमेन से स्पीसीज की ओर बढ़ते हैं,
जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे यानी किंगडम से फाइलम होते हुए क्लास, जीनस, फैमिली, फिर स्पीसीज तक आएंगे, जीवों के बीच जो कैरेक्टर सेम होंगे वो क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। सीएट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अगर हम यहाँ डोमेन में जाए तो यहाँ यूकैरियोट भी आते हैं, प्रोकैरियोट, जो बहुत अलग है, लेकिन स्पीसीज में आएंगे तो सब यूकैरियोट के होंगे, तो वो यूकैरियोट के ही होंगे। तो बच्चों इसे फनल डायनामिक्स कहते हैं। तो बच्चों इसमें दो चीजें लिखा हुआ है, उसको देखेंगे। एक लिखा है इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, यानी जैसे जैसे हम डोमेन से स्पीसीज की तरफ नीचे उतरेंगे, जीवों के बीच समानता बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। यहाँ सबसे ज्यादा असमान है, यहाँ सबसे ज्यादा समान है। अगला क्या है, दूसरा क्या लिखा है, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यानी ऊपर डोमेन में जीवों की संख्या अरबों होगी, लेकिन नीचे जाते जाते ये संख्या घटती जाती है और स्पीसीज के स्तर पर केवल एक प्रकार के जीव भी हमको दिखाई देंगे। अब इस उल्टे पिरामिड का एक आलीशान मंजिल है जिसमें अलग अलग चीजें दिखाई गई है। अब इसके अंदर के रहस्य को समझते हैं। हायरार्की में, क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर कौन आता है, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, तो बच्चों क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसके तहत पौधे, जंतु, कवक सब कुछ आते हैं, उनको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। डोमेन बच्चों तीन होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, जिसमें सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। दूसरा डोमेन है आर्किया, इसमें भी सिंगल सेल प्रोकैरियोट आते हैं। और तीसरा होता है डोमेन यूकैरिया, जो यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो बच्चों डोमेन यूकैरिया में कौन आते हैं, इसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और फंजाई आते हैं। तो डोमेन यूकैरिया में ये तीनों ही क्यों आते हैं, क्योंकि सबके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। सबके पास क्या है, न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो डोमेन यूकैरिया वो ग्रुप है जिसमें एनिमल, प्लांट, फंजाई आते हैं, क्योंकि सबसे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और ट्रू न्यूक्लियस है। तो बच्चों इसमें क्या दिखाया गया है, डोमेन यूकैरिया। अब डोमेन के नीचे क्या आता है, तो बच्चों हायरार्की का अगला लेवल क्या होता है, किंगडम होता है। जब हम डोमेन से नीचे किंगडम पे आते हैं तो किंगडम कितने होते हैं, अगर यू कैरियर को देखा जाए तो ई कैरियर के अंदर चार किंगडम आते हैं। एक प्लांटी जिसमें हम सारे प्लांट्स को रखते हैं, एनिमेलिया जिसमें सारे जंतु रखते हैं, तीसरा होता है फंजाई का ग्रुप और चौथा होता है प्रोटिस्टा। तो हम यहाँ प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, तो हमारा किंगडम किस पे है, सेकेंड ग्रुप क्या हो गया, प्लांटी। तो प्लांटी में बच्चों क्या होगा, यहाँ पे वो पौधे आएंगे जो बिल्कुल अलग अलग होंगे, लेकिन उन विशिष्ट जीवों को अलग करने के लिए उसमें खास स्ट्रक्चर किया है। सारे में क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है जो किसका बना होता है, सेलुलोज का। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हम लोग प्लांटी में लाने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो किंगडम प्लांटी में किनको रखा गया, जो फोटोसिंथेसिस कर पाए और जिनके पास एक रिजिड सेल वॉल हो जो सेलुलोज का बना हो। तो बच्चों किंगडम प्लांटी आपको समझ में आ गया। तो किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम या डिवीजन। तो बच्चों हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि फाइलम कहीं लिखा रहता है, कहीं डिवीजन, इन दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा लगा याद रखिए। जो फाइलम टर्म है वो सिर्फ जूलॉजी में यूज होता है, मतलब एनिमल्स के लिए होता है। प्लांट के लिए हमेशा क्या यूज होता है, डिवीजन वर्ड यूज होता है। तो याद रखना है कि पौधे के लिए हम फाइलम नहीं कहते, हम हमेशा डिवीजन शब्द का प्रयोग करते हैं। और बच्चों ये कैसे डिवीजन किस बेसिस पे होता है, तो ये स्तर पौधों के उनके इंटरनल जो प्लम्बिंग सिस्टम यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके आधार पर किया जाता है और उनके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी पे किया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि इसमें जो अलग अलग डिवीजन प्लांट में बनाए जाते हैं प्लांटी के अंदर, वो किसके बेसिस पे, इसके इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी वैस्कुलर बंडल के आधार पर। इनको वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर में बांटा गया है। मुख्य रूप से यही इसका कैरेक्टर होता है। तो बच्चों अगर ये डिवीजन को देखा जाए तो प्लांटी के अंदर टोटल कितने डिवीजन आते हैं,
5 डिवीजन आते हैं। एक होता है थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, दूसरा बायोफाइटा जो नॉन वैस्कुलर होते हैं, तीसरा आता है टेरिडोफाइटा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है लेकिन उसमें सीड नहीं बनता, चौथा जिम्नोस्पर्म आते हैं और पांचवा आते हैं हमारे सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग डोमेन, किंगडम, फाइलम को समझ लिए। अब फाइलम नहीं, यहाँ प्लांट में हमेशा क्या यूज करेंगे, डिवीजन वर्ड करेंगे। फिर अगला टर्म क्या आता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, क्लास आता है। तो बच्चों डिवीजन के बाद हमारा क्लास आ गया। तो अभी तो हम लोग ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहे हैं। तो अगर थैलोफाइटा की बात किया जाए एल्गी का, वहाँ 3 क्लास होता है, ब्रायोफाइटा में भी 3 क्लास होता है, टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेस होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी 3 क्लास होता है। और अगर हम यहाँ हायर प्लांट्स की बात किया जाए तो हायर प्लांट्स में एंजियोस्पर्म में कितने मेजर क्लास होते हैं बच्चों, 2 मेजर क्लास होते हैं। एक को क्या कहा जाता है, डाइकोटिलेडन, एक को मोनोकोटिलेडन। ये जो क्लास का क्लासिफिकेशन है प्लांट में वो किस पे आधार पर किया गया है, यहाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एम्ब्रियोनिक सीड लिप को देखता है, यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन देयर एम्ब्रियोनिक सीड लिप, और इसी के आधार पर ये मोनोकॉट और डाइकॉट में है। जिसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं उसको डाइकॉट कहते हैं, और जहां एक कॉटिलेटल होगा उसको मोनोकॉट कहते हैं। साथ ही जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है और उसमें नेट लाइक लीफ वेन्स होते हैं। और मोनोकॉट में क्या होता है, पैरेलल लीफ वेन होते हैं और उनमें मोस्टली फाइबरस रूट पाया जाता है। तो बच्चों ये तो क्लास का बात हो गया। अब क्लास के बाद नीचे क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो अलग अलग क्लास को क्या करते हैं, एक साथ क्लस्टर करते हैं। इसका मुख्य आधार क्या है कि शेयर्ड एवोल्यूशनरी स्टेट। तो जो प्लांट क्या होंगे, एक जैसे जेनेटिक मार्कर हो सकते हैं, जेनेटिकली सेम हो सकते हैं, या उनके एवोल्यूशन में चीजें समान हो, उनके लीफ के स्ट्रक्चर में समान हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समान हो। इनका एक अगर ग्रुप बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया है एक ऑर्डर क्या है, रोजेल्स है। तो ऑर्डर रोडेस क्या करता है, कई फैमिलीज का समूह होता है। तो जहां हर इस डिब्बे के भीतर अगर आपको देखा जाए तो अलग अलग बैठे कई कुल आपको दिख जाएंगे। जैसे रोडेल्स के अंदर रोजेसी आता है, अल्मेसी आता है, कैनाबेसी आता है। तो ये अलग अलग फैमिली है जो एक रोजेल्स ऑर्डर में डाल दिया गया है। तो बच्चों इनको सब कुदरत ने एक ही रोजेल्स में बांध रखा है, क्योंकि इसके ट्रेट क्या होंगे, आपस में मिलते जुलते होंगे। जब हम लोग फैमिली पढ़ेंगे तो देखेंगे क्यों इन सारे ग्रुप को रोजेल्स में डाला है। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो सब में क्या होंगे, कॉमन होंगे। उसके बाद क्या आता है, फैमिली, जो हम लोग प्लांट फैमिली पढ़ते हैं। तो फैमिली के अंदर क्या होता है, उन जेनरा को एक साथ रखा जाता है जिसके पास अत्यधिक आसानी से पहचानने वाले फ्लावरिंग, फ्रूट और सीड स्ट्रक्चर होते हैं। जिनके जिनके क्या हो, फ्लावर, फ्रूट और सीड स्ट्रक्चर बहुत मिलते जुलते हो, उनको एक फैमिली में रखा जाता है। जैसे यहाँ प्रूनस, रोज सब किस फैमिली का मेंबर है, रोजेसी फैमिली का। तो बच्चों इसके आगे कौन आता है, इसके आगे आता है जीनस आता है। ये बहुत ही निकट क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज होते हैं, जो एक ऐसा ग्रुप है जो अपनी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बिल्कुल एक जैसे हूबहू दिख देते हैं, एकदम आइडेंटिकल दिखेंगे। और इसके नीचे सबसे लास्ट क्या आता है, स्पीसीज। ये पूरे क्लासिफिकेशन का यूनिट कहा जाता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है, ये क्या है, यूनिट है पूरे क्लासिफिकेशन का। यही सबसे बेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तक जा रहे हैं। तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है यूनिट क्या है, तो यूनिट हमेशा स्पीसीज है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये इनमें कैसे जीव आएंगे, जो आइडेंटिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको साफ कर देते हैं तो क्लियरली दिखेगा। इसका क्या मतलब है, ऐसे प्लांट जिसका जेनेटिकली एकदम सिमिलर हो, प्राकृतिक रूप से बेहद आसानी से अपना इंटरब्रीड कर सके और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहे। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे इन लाखों प्लांट्स को या जीवों को क्लासिफिकेशन करने के लिए साइंटिस्ट ने इतिहास में कौन सी अलग अलग विचारधारा या मेथड्स अपनाई। क्या शुरुआत से ही हम जीवों के डीएनए या उसके उसके एंसेस्टर के रिश्तों के बारे में जानते थे, तो ऐसा तो हम लोग नहीं जानते।
तो शुरुआत में जो वैज्ञानिक थे वो केवल बाहरी रूप रंग देखे और प्लांट्स को या एनिमल्स को उस हिसाब से क्लासिफाई किए, लेकिन बाद में जो नेचर के वास्तविक नियमों को समझा गया, तो आज हम क्लासिफिकेशन के एक बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन आखिर कैसे किया जाता है, उसके क्या तरीके हैं। तो इसमें दो चीज़ें आता है। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल। तो ये क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो सबसे पहले आया। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन लोग किए वो आर्टिफिशियल कहा जाता है। क्यों उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है? ये प्रणाली किसी भी पौधे को केवल एक या दो जो दिखने वाले कैरेक्टर होते हैं, जो आपके आंखों से दिख जाए, उस आधार पर क्लासिफाई किया जाता था। जैसे कि फूलों के रंग, पत्तियों के आकार या उसके हैबिटेट पे, वो कहाँ प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है, रेगिस्तान में है, पानी के किनारे है या फॉरेस्ट में है। ये बहुत ही क्विक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तुरंत पौधों को पहचान लिया जाए। इसमें एक बहुत बड़ा चीज था कि इसमें क्या किया गया? एवोल्यूशनरी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को इग्नोर कर दिया गया। तो ये प्रणाली इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है कि क्या वे जीव विकास में आपस में संबंधित है या नहीं। अगर उनके फूल मिलते हो तो वो मान लेते थे कि ये दोनों एक साथ है। तो बच्चों, ये जो सिस्टम था, जो पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, इसको किसने दिया था? इस प्रसिद्ध सिस्टम को लाए थे हमारे टेक्सोनॉमी के सबसे पॉपुलर आदमी कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने पौधों के सेक्सुअल सिस्टम पेश किया जिसमें पौधों के एंथर्स के नंबर, इन सब कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया। तो बच्चों, इसके लाभ और नुकसान क्या है? ये प्रणाली बहुत सिंपल है। आज भी हम लोग जब भी लैब में प्लांट देखते हैं तो फ्लावर कैरेक्टर के आधार पर ही करते हैं कि इसका फ्लावर कैसा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। साधारण से लेंस से भी आपको दिख जाएगा। लेकिन ये तरीका को क्या माना गया? अननेचुरल माना गया। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये अननेचुरल है, क्योंकि कोई चीज़ देखने में अगर एक साथ रहे, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक ही ग्रुप हो। तो आगे चलकर क्या आया? नेचुरल क्लासिफिकेशन आया। तो जब विज्ञान की तरक्की हुई तो नेचर का असली सच सामने आया। इस प्रणाली का जन्म कैसे हुआ बच्चों? ये प्रणाली का जन्म हुआ ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी से। एक चीज के नहीं, ओवरऑल सिमिलरिटी को अब देखा गया और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। तो इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि उन पौधों या जंतुओं को एक समूह में रखा है जो वास्तव में साझा एक ही पूर्वज से आपस में जुड़े हो। और इसको करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए गए। एक तो सुपरफिशियल कैरेक्टर नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर। तो बच्चों, ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसके लिए दो वैज्ञानिकों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में। वो वैज्ञानिक कौन थे? एक थे जॉर्ज बेंथम और दूसरे कौन थे? जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेंथम एंड हुकर जो आप पढ़ते हैं, वही ये बेंथम एंड हुकर है। तो इनका सिस्टम क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो बेंकर और हुकर सिस्टम आज भी दुनिया भर के हर्बेरियम में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? इनका कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों, ये जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये मोर रिलायबल है। ये प्रणाली आर्टिफिशियल सिस्टम के कई अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक है। ये जीवों के बीच क्या दिखाता है? एक्चुअल जो उनके बीच रिलेशनशिप है या एवोल्यूशन है उसको दिखाता है। अब इनको जरा कंपेयर करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन सिंगल और ए फ्यू सुपरफिशियल आर्बिट्री कैरेक्टर। इसका एकमात्र मकसद क्या था बच्चों? पहचानी में आसानी से पहचाने जाए और फास्ट। यहाँ दिखाया गया आदमी दौड़ रहा है और घड़ी चल रहा है, तो जल्दी जल्दी हम लोग काम करते हैं। नेचुरल सिस्टम क्या है? ये उसका ऑपोजिट है। ये प्रणाली लक्षणों की अधिकतम संख्या, बेस्ड ऑन मैक्सिमम नंबर, और क्या है? फंडामेंटल एफिनिटीज। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ऐसे को ग्रुप करना जो प्राकृतिक रूप से सेम हो और उसमें क्या हो? एक नेचुरल रिलेशनशिप भी दिखाए। तो इसमें क्या होगा? थोड़ा देर होगा। अगला क्या है? नीचे है
कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है यहाँ क्या होते हैं, फ्यू ट्रेड्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, फ्लावर का रखो, लीफ हो, हर्ब है या ट्री है, स्टेमेन का नंबर 2 है कि 4 है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं, मेनी ट्रेड्स, जैसे मॉर्फोलॉजी को हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, एनाटॉमी आंतरिक स्ट्रक्चर को, उसके एम्ब्रियोलॉजी को, उसके मौजूद केमिकल्स को, और उसके डीएनए को भी। तीसरा बच्चों आता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो अभी बताया गया वो किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। इनके सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम भी कहा जाता है, जहाँ पूरा बग पूरी तरह से किसमें था, एंथर के नंबरों पे था। ये मोनो एंड्रिया कहा एक एंथर हो तो, डाई एंड्रिया कहा 2 हुआ तो, या आर्बिट्ररी ग्रुप्स बना गया। इन्होंने 1753 में अपनी अमर किताब स्पीसीज प्लांटेनम, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, स्पीसीज प्लांटेनम में इसके बारे में डिटेल में बतला। नेचुरल सिस्टम बच्चों बेंथम एंड हुकर का काम था। इन्होंने प्राकृतिक आधार पर अपना सिस्टम दिया, जिसमें क्या थे, डाइकोटिलेडन था और मोनोकोटिलेडन आया, जिम्नोस्पर्म आया। इसका जो आपका पढ़ना हो तो ये किस में सब लिखा है, जेनेरा प्लांटेरम में। इसको भी याद रखना है कि स्पीसीज प्लांटेरम लिनियस ने दिया था, जेनेरा प्लांटेरम किसने दिया था, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला बच्चों क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, आर्बिट्ररी स्प्लिटिंग ऑफ ग्रुप। आर्टिफिशियल सिस्टम यहाँ केवल क्या होता है, आर्बिट्ररी स्प्लिटिंग ऑफ ग्रुपिंग। उदाहरण के लिए समझे, जैसे 3 स्टेमेन होने के आधार पर 3 बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले पौधे को जबरदस्ती क्या किया जाता है, एक ही जगह डाल दिया जाता है, और एक ही जैसे लगने वाले अलग अलग खानों में फेंक दिया जाता है। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, ये रोबोस्ट है और नेचुरल क्लस्टरिंग पे आधार है। यहाँ क्या है, यहाँ समानताओं के आधार पर वे पौधे प्राकृतिक रूप से एक मजबूत और स्थिर क्लस्टर बनाते हैं, जो वास्तव में एक दूसरे के करीब हो। अब इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम सिंपल है, फास्ट है और स्थिर है, लेकिन नुकसान क्या है, ये आर्बिट्ररी ग्रुपिंग है, किसी का भी 3 स्टेमेन हुआ तो उसको एक ही जैसा पौधा मान लिए, आपस में संबंधित पौधों को भी क्या किया, अलग कर दिया। इसमें क्या होता है, इसमें डीप रिलेशनशिप, गहरे संबंधों को देखा जाता है। ये टाइम के साथ स्टेबल है, प्रेडिक्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको करना हो तो समय लगेगा, ये थोड़ा इसका डिमेरिट है। तो बच्चों व्यावहारिक तौर पर हम लोग क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इसमें सिर्फ इसलिए कि 2-3 अलग अलग पौधों के फूलों के रंग का अगर पीला हो तो उन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया, भले ही विकास की दृष्टि से वो ऐसा हो, तो इसका परिणाम क्या आएगा, संबंधित जो प्लांट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे और जो अनरिलेटेड है वो एक जगह मिल जाएंगे। तो ये इसका मेजर प्रॉब्लम है। और नेचुरल सिस्टम क्या करता है, जो वास्तव में एक ही फैमिली के हैं वो प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर भी और एक दूसरे से रिलेटेडनेस के भी एक ही फैमिली में आएंगे। तो सही सिस्टम क्या है, नेचुरल सिस्टम। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग देखे कि कैसे बेंथम और हुकर का नेचुरल सिस्टम पौधों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनके रिलेशनशिप को समझने में मदद किया। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता है हम लोग सिर्फ रंग रूप और बाहरी स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहते। अब आधुनिक समय में क्या हुआ, अब डीएनए कोडिंग आ गई, मैथमेटिकल एल्गोरिदम आ गए, बायोकेमिकल एस्टिमेशन होने लगा, तो क्लासिफिकेशन भी बदलने लगा। तो जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित अब नए तरह के क्लासिफिकेशन बनने लगे। यानी ये जो हम लोगों का धरती है, जितने भी जीव है वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के इतिहास से आसपास मिले रहते हैं। तो बच्चों, एक नया सिस्टम आया जिसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको एडोल्फ एंगलर और आर्थर कॉन्क्विस्ट ने दिया था। इन्होंने पौधे के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पूरी तरह अरेंज किया और उससे नया टेक्सोनॉमी दिया। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें अब कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई है। अब कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ होता है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें मैथ के पावर को यूज़ करके, मैथमेटिकल मेथड्स का उपयोग करके एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को
क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, उनको हम लोग क्या करते हैं, मदद कर से इसके न्यूमेरिकल मेथड की मदद से, उसके डेटा के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बच्चों ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, ये मोस्टली किस पे आधारित है, एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी भी इसको कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका मूल प्रिंसिपल क्या है, ये पूरी तरह से डिपेंड किस में करता है, होमोलॉगी पे। होमोलॉगी का क्या मतलब है, कितना कोई दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है और उनका पुराना इतिहास क्या है। जो दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, क्या वो पहले एक ही किसी एंसेस्टर से आए हैं। इस पूरे जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, वो इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना सिमिलर है और उसका कोई कॉमन एंसेस्टर है कि नहीं। तो एवोल्यूशन के दौरान हम लोग देखते हैं कि जीव दो तरह के पाए जाते हैं। इसको कहते हैं क्लैडोजेनेसिस या एनाजेनेसिस। इनको आगे हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो ये दो तरह के होते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य होता है क्या कोई ग्रुप मोनोफाइलेटिक है या कोई पैराफाइलेटिक है। इन सारे टर्म्स को आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसमें बच्चों करते कैसे हैं, इसमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फॉसिल रिकॉर्ड तक देखा जाता है। लक्षणों के महत्व के लिए विशेष जजमेंट किया जाता है, एक्सपर्ट्स होते हैं वो देखते हैं, इसीलिए ये लेस स्ट्रक्चरल होती है। आगे बात किया जाए बच्चों, तो यहाँ हम लोग एक ट्री देख रहे हैं जिसको क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी ट्री, जिसका और दूसरा नाम क्या है, फाइलोग्राम। तो एवोल्यूशनरी और फाइलोग्राम कहाँ से बनता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। तो बच्चों यहाँ ग्राफ में हम लोग जो डायग्राम है, एक तरफ क्या दिया है, टाइम, समय दिया हुआ है, और दूसरी तरफ दिखा रहा है डाइवर्जेंस, कैसे पौधे अलग अलग ग्रुप में बटे हैं। तो बच्चों यहाँ दिखाया जा रहा है एक ग्रुप एंजियोस्पर्म का बढ़ गया और पहले ये कहाँ से आया, एक टेरिडोफाइटा का ग्रुप आया। तो बच्चों ऐसे हम लोग आगे जब फाइलोग्राम या एवोल्यूशनरी ट्री पढ़ेंगे तो समझेंगे ये ट्री कैसे बनाए जाते हैं और पैराफाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक, ये सब चीज़ों का यूज़ कहाँ किया जाता है। बच्चों दूसरा इंटरेस्टिंग बात है जिसका हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं, फिनेटिक्स कहते हैं। फिनेटिक्स क्या करता है, ये बेस्ड होता है किस पे, मैथमेटिकल एल्गोरिदम पे। और मैथमेटिकल एल्गोरिदम क्या चेक करता है, ओवरऑल सिमिलरिटी। यहाँ एक कैरेक्टर नहीं, कई 10, 20, 50 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं और उन सबको मिलाकर एक सिमिलरिटी क्रिएट किया जाता है। इसमें एवोल्यूशन को भी ध्यान रखा जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, जब सीधे हम लोग जाते हैं, इसमें एक टर्म आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो कभी कभी फिनेटिक्स क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का ही दूसरा नाम है। तो ये किस में आधारित है, ओवरऑल फिजिकल सिमिलरिटी पे। इसके मेथडोलॉजी क्या है, कैसे ये काम कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें प्रत्येक, इसमें एक क्या होता है जो टर्म कॉमनली हो सकता है, उसको कहते हैं OTU। OTU मतलब ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट, यानी अध्ययन की जा रही टेक्सोनोमी इकाई के लिए सैकड़ों लक्षणों को मापा जाता है। इस पूरे डेटा से क्या बनता है, एक मैट्रिक्स क्रिएट होता है। अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनता है और अंत में कंप्यूटर द्वारा एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम होता है, जैसे यहाँ कॉमन होता है UPGMA। ये क्लस्टरिंग मेथड लागू किया जाता है और फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक फिनोग्राम मिलेगा। तो बच्चों ये फिनोग्राम या इसको क्लस्टर डायग्राम कहते हैं, ये एवोल्यूशन नहीं दिखाता, बल्कि ये क्या दिखाता है, ये सिमिलरिटी के परसेंटेज को दिखाता है कि कौन से पौधे किससे सिमिलरिटी है और उसको एक ग्रुप में किया जाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, फ्लावरिंग हर्ब्स एक ग्रुप में है, मॉसेस और फर्न एक ग्रुप में है, इसी तरह ये एक एक ग्रुप बनाता है। तीसरा बच्चों इंपॉर्टेंट इसमें आता है क्लैडिस्टिक। तो बच्चों इससे क्लैडिस्टिक, इससे क्या बनते हैं, क्लैडोग्राम बनते हैं, जो यहाँ दिखाया गया है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, उस टर्म को हम लोग थोड़ा समझेंगे। यहाँ एक टर्म मारा है, किसका नाम है, साइनेपोमॉर्फिस। साइनेपोमॉर्फिस इसका सबसे कड़ा और इंपॉर्टेंट नियम क्या है,
शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स, यहाँ लिखा हुआ है बोल्ड में शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर या सिनेपोमॉर्फिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे ये तय करता है कि कौन किससे सबसे अलग है, और वो शेयर कैरेक्टर में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर इसको समझते हैं। ये प्रणाली प्लांट्स के या जीवों के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फिर से निर्माण करता है और देखता है कौन से कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ये दोनों अलग अलग आपको मिलते हैं, तो इनके जो मान लीजिए 50 कैरेक्टर ए के देखा गया, 50 कैरेक्टर बी के देखा गया, और फिर क्या देखा जाएगा, इनके कौन से कैरेक्टर सिमिलर है, उनके डेराइव कैरेक्टर कौन है, और वो डेराइव कैरेक्टर जो आएंगे उसको मैच किया जाएगा किससे, सी से, जो क्या होगा, वो जो एवोल्यूशन में पहले आया होगा। उस बेसिस पे देखा जाएगा कि ये एवोल्यूशन में इससे आया और क्या दोनों में लिंक है, या दोनों जो सी है उसी से ए भी बना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और इसी चीज को क्या कहते हैं, सिनेपोमॉर्फिस कहते हैं। इसमें भी बच्चों क्या होता है, इसमें मेथोडोलॉजी क्या कहते हैं, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे फ्लावर का स्ट्रक्चर हुआ या किसी दूसरे ग्रुप में फ्लावर का स्ट्रक्चर हुआ, इन सारे चीज़ों को क्या करते हैं, नोट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्रायोरिटी दिया जाता है। किसको प्रायोरिटी देते हैं, जो कैरेक्टर प्रिमिटिव कैरेक्टर से मिलते हो। और अंत में क्या बनता है, क्लैडोग्राम बनता है। क्लैडोग्राम को आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, इसमें काफ़ी ब्रांचिंग दिख रहा है, और ये ब्रांचिंग इवेंट्स क्या कर रहा है, उनके एंसेस्टर को दिखा रहा है कि यहाँ जो एंसेस्टर होगा इससे ये दो बने होंगे, ये जो एंसेस्टर होगा उससे एक ये ग्रुप बना होगा और दूसरा ये ग्रुप, ये जो एंसेस्टर है इससे बस एक ग्रुप बनाया। इसमें बच्चों दो टर्म बातें हैं। ये टर्म क्या है, पैसिमोनी, या इसको सिंप्लिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि वही पेड़ सबसे सही माना जाएगा जो विकास के सबसे सीधे, सबसे सरल और न्यूनतम बदलाव वाले रास्ते को तय करता है। इसमें जो रास्ता बना है, इस रास्ते में इसको ट्री कहते हैं। वो ट्री सही है जो सबसे सिंपल और सबसे सीधा बना है। तो बच्चों, इसी के साथ साथ आज आधुनिक काल में मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स भी आ गया है, जिसमें डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए एनालिसिस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जीन और टोटल जीनोम का स्टडी किया जाता है, ताकि क्लासिफिकेशन में 1% की गुंजाइश, गलती का गुंजाइश ना हो। तो बच्चों, हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा है क्लासिफिकेशन के तरीकों का, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इन चीज़ों को हम लोग आगे जाके फिर डिटेल में प्रॉपर लेक्चर में देखेंगे, जिसमें इनके हर बारीकियों को समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं।